बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एल्कीन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है। ऐसे एल्कीन्स जिनमें एक डबल बॉन्ड पाया जाता है उनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। अब हम डिस्कस करेंगे एल्कीन्स के स्ट्रक्चर को। एल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। हमारा फोकस उन कार्बन एटम्स पर होगा जो कि डबल बॉन्ड बनाते हैं। डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन एटम की हिब्रिडाइजेशन sp2 टाइप होती है। sp2 हिब्रिडाइजेशन में एक s और दो p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होकर 3 ऑर्बिटल्स का एक नया सेट बना देते हैं जिन्हें हम sp2 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे से 120 डिग्रीज का एंगल बनाते हैं। sp2 हिब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स के ऊपर एक p ऑर्बिटल अनहिब्रिडाइज्ड रह जाता है। इस तरह के दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बना देते हैं। एल्कीन्स में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम सिंपलेस्ट एल्कीन यानी कि ईथीन के एग्जांपल लेते हैं। ईथीन में दो कार्बन एटम्स होते हैं जो कि sp2 हिब्रिडाइज्ड होते हैं। हर एक कार्बन एटम में 3 sp2 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। इनमें से एक ऑर्बिटल यूज होता है हर कार्बन एटम का sp2 ओवरलैप के लिए, यानी कि कार्बन एटम्स के दरमियान सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए। बाकी के 4 ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ sp2s ओवरलैप के थ्रू 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। अब हर कार्बन एटम के ऊपर एक p ऑर्बिटल अनहिब्रिडाइज्ड रह गया। ये p ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैप के जरिए एक पाई बॉन्ड बनाएगा। पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी न्यूक्लियर एक्सिस से ऊपर और नीचे पाई जाती है, इसलिए पाई बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है, जिसके केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग मैक्सिमम होती है। एल्कीन्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है। उसकी वजह यह है कि एल्कीन्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन और कार्बन एटम्स के दरमियान ज़्यादा है एज कंपेयर टू एल्कीन्स जहां पर बॉन्ड लेंथ भी 1.54 एंगस्ट्रॉम है। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ज़्यादा होने की वजह से ये दोनों कार्बन एटम्स एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे और बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। चूंकि एल्कीन्स में पाई बॉन्ड की वजह से ये बॉन्ड फ्री रोटेशन नहीं कर सकता, इसलिए सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज होता है। हमारा अगला टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। हम यहाँ पर दो मेथड्स डिस्कस करेंगे। पहला मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन का ये मतलब है कि एल्कोहल्स के एडजेसेंट कार्बन एटम से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। इसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एल्कोहल के वेपर्स को हीटेड एल्यूमिना के ऊपर से पास कराया जाए तो एल्कीन्स बन जाती हैं। दिस इज एन एल्कोहल, जनरल रिएक्शन है। एल्यूमिना के ऊपर से 340 से 450 डिग्री सेल्सियस तक इसके वेपर्स को पास कराने से क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंबाइन करके वाटर बनाएंगे। इनके रिमूव हो जाने से हर कार्बन एटम के 3 बॉन्ड्स होंगे। 4 बॉन्ड्स को पूरा करने के लिए ये आपस में एक डबल बॉन्ड बना देंगे, यानी कि एल्कीन्स बना देंगे। एल्यूमिना के अलावा दूसरे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स में फास्फोरस पेंटॉक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड आते हैं। तमाम एल्कोहल्स इजीली डिहाइड्रेट नहीं होती। इनकी ईज ऑफ डिहाइड्रेशन इस ऑर्डर में डिक्रीज करती है। टर्शरी अल्कोहल से वाटर निकालना सबसे आसान है, फिर आती हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स और उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल्स। टर्शरी अल्कोहल से वाटर रिमूव करने के लिए हम सबसे माइल्ड कंडीशंस यूज करते हैं। 20% सल्फ्यूरिक एसिड और 85 डिग्री सेल्सियस पर इसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी। चूंकि सेकेंडरी अल्कोहल से वाटर निकालना टर्शरी की निस्बत मुश्किल है, इसलिए हम कंडीशंस भी थोड़ी सी
सिवेयर कर देंगे 60% सल्फ्यूरिक एसिड एंड 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। रिजल्ट के तौर पे एक एल्कीन और वाटर बन जाएंगे। प्राइमरी अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना सबसे मुश्किल है। दैट्स व्हाई वी यूज 75% सल्फ्यूरिक एसिड एंड 140 to 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। एल्कीन्स प्रिपेयर करने का दूसरा तरीका है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का ये मतलब है कि एडजेसेंट कार्बन एटम से हाइड्रोजन हैलाइड का एक मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। नतीजे के तौर पे एल्कीन बन जाएगी। एक जनरल रिएक्शन जिसमें इस कार्बन से हाइड्रोजन और इससे हैलोजन रिमूव होने से इनके आपस में एक डबल बॉन्ड बन गया। इसके अलावा पोटेशियम हैलाइड और वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो गए। इसकी कंडीशंस ये हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। उसके बाद आती हैं स्पेसिफिक एग्जांपल। 1-bromopropane reacts with potassium hydroxide in alcohol. Result is the formation of propene, potassium bromide and water. इसी तरह से ब्रोमो ईथेन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अल्कोहल की प्रेजेंस में रिएक्ट करके ईथीन पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर बना देती है। हम एल्कीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की समरी इस तरह से बना सकते हैं। एल्कीन्स को बनाने के लिए एक रिएजेंट है अल्कोहल, जिनकी डिहाइड्रेशन से हमारे पास एल्कीन्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। ये रिएक्शन इन जनरल बता रहा है कि हाउ आर अल्कोहल्स डिहाइड्रेटेड टू गिव एल्कीन्स। दूसरा मेथड है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ये रिएक्शन इन जनरल बता रहा है कि हाउ आर एल्कीन्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्कीन्स में डबल बॉन्ड की मौजूदगी उनकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देती है। एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। चूंकि पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियर एक्सिस से ऊपर और नीचे होती है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड की निस्बत ये बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको तोड़ना आसान हो जाता है। जब पाई बॉन्ड टूट जाता है तो एल्कीन्स में किसी भी एटम या ग्रुप को ऐड करना आसान हो जाता है। यही वजह है कि एल्कीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देती हैं। इनके अलावा एल्कीन्स के ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस भी होते हैं। रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी अपोजिट टर्म्स हैं। कोई भी कंपाउंड जितना स्टेबल होगा उतना ही कम रिएक्टिव होगा। एल्कीन्स की स्टेबिलिटी के लिए कई फैक्टर्स हैं, लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि एल्कीन्स का रिएक्शन किस तरीके से होता है। एल्कीन्स में मौजूद पाई इलेक्ट्रॉन्स एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव करते हैं, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज या इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करते हैं। कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि इस अटैक को मुश्किल बना देगा, एल्कीन्स की स्टेबिलिटी की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा। इसी तरह से कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि एल्कीन्स की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा, उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। हमारे पास 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एल्कीन्स की रिलेटिव स्टेबिलिटीज बताते हैं। एक डबली बॉन्डेड कार्बन एटम 2 और एटम्स या ग्रुप्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। ईथीन के केस में 2 डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच्ड हैं। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन एटम के स्मॉल साइज की वजह से ज़्यादा एक्सपोज हैं कि ये किसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर सकें। एक आर ग्रुप आ जाने से इनका एक्सपोजर रिलेटिवली कम हो गया। 2 आर ग्रुप आने से ये एक्सपोजर और भी कम हो गया। 3 आर ग्रुप्स आने से एक्सपोजर मज़ीद कम हो गया और 4 के केस में एक्सपोजर मिनिमम हो गया। तो हमारे पास एल्कीन्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं और लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, जबकि मोनो सब्स्टिट्यूटेड लीस्ट स्टेबल और मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी अपोजिट टर्म्स हैं। कोई भी कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही कम रिएक्टिव होगा। दूसरा फैक्टर जो कि एल्कीन्स की स्टेबिलिटी की तरफ कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज़ ओरिएंटेशन। एल्काइल ग्रुप्स बड़े ग्रुप होते हैं, ये हाइड्रोजन की निस्बत ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करते हैं।
अगर एल्कीन एल्कीन में ये सेम साइड पर हो तो साइज में बड़ा हो जाने की वजह से ये एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करेंगे उस एल्कीन की निस्बत जहां पर ये अपोजिट साइड पे होंगे। वो एल्कीन्स जहां पर एल्काइल ग्रुप सेम साइड पे होते हैं दे आर कॉल्ड सिस एल्कीन्स। इनमें रिपल्शन ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है, जबकि वो एल्कीन्स जहां पर सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट साइड पे होते हैं दे आर कॉल्ड ट्रांस एल्कीन्स। यहाँ पर रिपल्शन कम होने की वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। वो लास्ट फैक्टर जो कि एल्कीन्स की स्टेबिलिटी की तरफ कंट्रीब्यूट करता है उसे कहते हैं कॉन्जुगेशन। हम इस टॉपिक को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। कॉन्जुगेशन एल्कीन्स की स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाती है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज कर देती है। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स की कोई एक फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती और पूरे मॉलिक्यूल में मूव करते हैं और फिक्स पोजीशन ना होने की वजह से वो किसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करने के लिए अवेलेबल नहीं होते। यही वजह है कि जहाँ कहीं कॉन्जुगेशन होती है वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती हैं एज कंपेयर टू द केस वेयर देयर इज नो कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के लिए एक कंडीशन ये है कि देयर शुड बी अल्टरनेशन ऑफ डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स। इसकी वजह से डीलोकलाइजेशन कैसे होगी, यहाँ पर बेटा ये नोट कीजिए कि डबल बॉन्ड इनिशियली यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये मुमकिन है कि डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान में आ जाए और यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाए और नतीजे के तौर पे हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर आ जाए। चूंकि ये मुमकिन है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट हो जाए, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन भी हो जाती है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे मॉलिक्यूल में मूव करते हैं। इसके मुकाबले में 1,4 पेंटाडाइईन को देखिए, यहाँ पर चूंकि अल्टरनेशन ऑफ सिंगल और डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, इसलिए हम इसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं कहते बल्कि आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। चूंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस फिक्स हैं, इसलिए ये कंपाउंड कम स्टेबल है एज कंपेयर टू 1,3 पेंटाडाइईन और ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू 1,3 पेंटाडाइईन। आखिर में आपकी बुक से कुछ क्वेश्चंस, इन्हें सॉल्व कीजिएगा। गुड लक।